गुड आफ्टरनून बच्चों। ओके ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी एंडेड। आवाज सबको प्रॉपर आ रही है बेटा? आवाज सबको प्रॉपरली आ रही है बच्चों? यस, ठीक है। तो कल एक छोटी सी गलती हो गई थी बताने में। मैं आपको वैसे डाउट ग्रुप पे बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो टर्म नेगेट्रॉन था that was given by J.J. Thomson. That was given by J.J. Thomson. मैंने कल स्टोनी लिख दिया था। Later, term electron was given by Stoney. So make a correction. कल के लिटरेचर में बेटा करेक्शन कर लो। टर्म नेगेट्रॉन was given by J.J. Thomson. मैंने गलती से स्टोनी लिखवा दिया था, but नेगेट्रॉन was given by J.J. Thomson. Later स्टोनी changed the term to electron. ठीक है, नेगेट्रॉन को ही इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। चलो खैर, ये तो खैर फैक्ट है, फैक्ट्स आते नहीं है एग्जाम में, ज्यादा कोई महत्व नहीं है फैक्ट्स का। चलो इसको मिटा देते हैं बच्चों और डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस पे चलते हैं। कल तक की कहानी ऐसी थी कि डेल्टन ने ये कहा कि एटम सबसे छोटा है। बाद में पता लगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। उन्होंने मास देखा इलेक्ट्रॉन का, बहुत ज्यादा कम था और उस पर नेगेटिव चार्ज था। E/m वाला पॉइंट समझा दो बेटा। E/m वाला पॉइंट आज फिर दोबारा भी आएगा, चिंता मत करो। अभी एनोड रेस की डिस्कवरी में E/m वाला पॉइंट दोबारा आने वाला है ना बेटा, तो अपन दोबारा भी उसको समझेंगे। खैर, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। तो कल बात ये हुई थी कि कैथोड रेस जो हैं वो ट्रेवल करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ। They have negative charge and they consist of particles which were very small in mass than compared to the mass of the atom. Since atom is electrically neutral, ऐसा माना गया कि जरूर जो है कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी इसके अंदर होगा, और यदि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है और इस पे जो चार्ज था दैट वाज नेगेटिव चार्ज, और जो इस पे चार्ज था दैट वाज पॉजिटिव चार्ज। सो यदि मैं बात करूं कैथोड रेस का ओरिजिन कहां से हुआ, तो दे ओरिजिनेटेड परपेंडिकुलर टू कैथोड। सो कैथोड रेस ओरिजिनेट्स परपेंडिकुलर टू कैथोड। ये पॉइंट मैंने लिखाया नहीं है कल, आप लिख लो अपनी कॉपी में कि कैथोड रेस समझाया था, लिखाया नहीं था। कैथोड रेस ओरिजिनेट्स परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू कैथोड, एंड when these rays runs from cathode to anode, they causes ionization of gases filled inside
ट्यूब, गैसेस फिल्ड इनसाइड ट्यूब, करेक्ट है बेटा। समझना इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। इसके बीच में गैसेस भरी हुई थी बच्चों, जैसे ये गैस भरी हुई है मान लो, अब इसमें एक न्यूक्लियस होगा आज हमको पता है, और इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन कई होंगे, प्रोटॉन भी कई होते हैं। मैंने सिंपलेस्ट हाइड्रोजन ले लिया है जिसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये फास्ट मूविंग कैथोड रेज यहाँ से यहाँ भागती थी, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जब यहाँ टक्कर होगी बहुत तेजी के साथ, तो क्या इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है, कल ये बात मैंने समझाई तुम लोग को कि यदि ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस एक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है। ठीक है बेटा। अब इस अट्रैक्टिव फोर्स से किसी ने बांध के रखा हुआ है, जैसे कोई आपने रस्सी ली है, उससे कोई पत्थर बांध के रखा हुआ है, और कोई आए और इससे आके बहुत जोर से टकरा जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये इधर से भाग जाएगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागा, वैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं अपनी बात आपको समझाता हूँ। कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उस एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करें तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी एटम आप ले लो, हीलियम ले लिया, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। तो चूंकि बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब मानो आप कि यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाएगा, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन बचेगा, इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचेगा। तो एटम पर जो नेट चार्ज होगा अब वो +1 का आ जाएगा। डू यू एग्री विथ? एक इलेक्ट्रॉन के जाने से जो नेट चार्ज आएगा वो +1 का आ जाएगा। डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन, क्योंकि चार्ज आ गया। यदि किसी चीज पे चार्ज आ जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन हो गया है। ठीक है बेटा। बेटा आइसोटोप भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या वेरी करती है। आप रुको थोड़ा, आज ही आएगा टर्म आइसोटोप क्या होता है, तो उसमें बताएंगे। आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा हरदम सेम होता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाता हूँ। बेटा अभी बता दिया ना, सहस अभी तो बता दिया बेटा कि आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, है ना, उनमें डिफरेंस नहीं होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम, जो डिफरेंस होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में होता है बेटा, है ना। तो 7 यदि लिथियम का होता है तो इसलिए होता है कि लिथियम में 4 प्रोटॉन है और 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। ठीक है बेटा। चलो, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना चालू करो, है ना। क्वेश्चंस की एकदम बाढ़ मत लेके आओ, और यदि आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो प्लीज डू पुट इट ऑन द ग्रुप। ठीक है। कैथोड रेज वर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन संजना, कल बेटा उसकी बात हो चुकी है बच्चे, ठीक है ना। हाँ, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड। हाँ, कैथोड रेज आर मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स रनिंग आउट फ्रॉम दी कैथोड, करेक्ट है ये बात बेटा। और थोड़ा बहुत इसके कारण हो सकता है, लेकिन वो मेजर सोर्स नहीं है, मेजर सोर्स ये है। ठीक है। तो यदि कोई पूछे कि कैथोड रेज का ओरिजिन क्या था, ये लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू कैथोड फ्रॉम कैथोड एंड दे रन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। चमका, आना बोलना पड़ेगा भाई, आना बोलना पड़ेगा भाई, चमका। ओके गुड। तो बेटा जब ये कैथोड रेज यहाँ से यहाँ रन करती थी तो आयनाइजेशन करा देती थी, एंड दैट रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा। सो cathode rays from anode causes ionization of gases filled inside the tube. During ionization, gases attain positive charge. गैसेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। ठीक है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाता था। Therefore, hence results in creation of ions. Hence results in creation of positively charged ions. I hope everybody will agree with me. Positively charged
ions, positively charged ions. Now runs from these ions runs towards cathode and appears to be coming from side of anode, hence called as anode rays, hence called as anode rays. बेटा मैं called as को आगे से ऐसे लिखूंगा, आप लोग समझ जाना है ना। called as को ऐसे लिखूंगा C/A, इसको called as बोलते हैं शॉर्ट हैंड में, ठीक है ना। जस्ट वेट, गोल्डस्टीन ने किया था ये एक्सपेरिमेंट, गोल्डस्टीन ने किया था। डोंट वरी अबाउट दैट, द नेम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई डोंट टेक द नेम्स। ओके बेटा, yes of course there is vacuum, मतलब very low pressure is there, of course very low pressure is there, so vacuum pump will be battery of 10,000 volt, you can write that, but they are facts. Okay beta, now can you write this much so that मैं इसके आगे बढ़ जाऊं। Which gas is present? वैष्णवी, any gas can be present बेटा, कोई भी गैस हो सकती है। इस पे भी मैं आ रहा हूँ अभी, E/M रेशियो जब समझाऊंगा बच्चे तो इस बात को भी समझाऊंगा। कोई भी गैस प्रेजेंट हो सकती है। मैंने यहाँ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया, आप हीलियम ले सकते हो, आप चाहो बेरिलियम ले सकते हो, आप चाहे लिथियम ले सकते हो, कोई भी गैस हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है बेटा, ओके ठीक है। विजिबल है ना पूरा बोर्ड, क्योंकि मेरे को मोबाइल में पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपको पूरा बोर्ड विजिबल है ना। मैं बस साइड से हो जाता हूँ, आप लिख लें, जल्दी से लिख लें बेटा। ओके बेटा, डन, लिख लिया बच्चों, डन, ठीक। कल 5, 6, 7 बच्चों ने लगभग मेरे को ये बना के दिया था, बहुत, तो आप लोगों ने अच्छा बनाया था, मतलब पूरा। बस 2 बच्चों का मैंने देखा, मेरे को हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लगी, 1-2 बच्चों की और भी अच्छी थी, लेकिन फिर मैं इतने सारे कैसे पोस्ट करता, तो मैंने 2 बच्चों का पोस्ट कर दिया था वो, है ना। आज भी अपन ऐसे बना लेंगे, और उससे मदद ये हो जाती है कि आपके पास कुछ रिटर्न आ जाएगा यदि किसका कुछ छूट गया हो तो। और वैसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यदि किसी कोई लिख नहीं पाता हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सब कुछ लिखा रहता है वहां पे, है ना। और कॉपी में लेकिन कंप्लीट करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेके या पीडीएफ के रूप में सेव करके फायदा नहीं है बेटा, क्योंकि ऐसी तो फिर बहुत सारी पीडीएफ हो जाएंगी, तो उतनी पीडीएफ थोड़ी ना अपन बैठ करके पढ़ेंगे। मोबाइल पे पढ़ना वैसे भी बहुत बोरिंग और हेक्टिक होता है, तो अल्टीमेटली अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चों, चलो अब कैथोड रेस की बात हो गई है ना बेटा। तो यदि कोई ये पूछे कि कैथोड रेस कहाँ से निकली थी, सॉरी एनोड रेस कहाँ से निकली थी, एनोड रेस की बात करते हैं। व्हाट वाज ओरिजिन ऑफ और वेयर एनोड रेस ओरिजिनेट, कहाँ पर ओरिजिनेट हुई। सॉल्यूशन ए, फ्रॉम कैथोड, बी फ्रॉम एनोड, सी
बिटवीन, इसको बिटवीन बोलते हैं ना, बी ऑब्लिक टी को बिटवीन बोलते हैं, जैसे सी ऑब्लिक ए को कॉर्डलेस बोलते हैं, ऐसे बी ऑब्लिक टी को बिटवीन बोलते हैं। बिटवीन कैथोड एंड एनोड, नन। ओके बेटा, लेट अस सी दैट कितने बच्चे सही बोलते हैं इस आंसर को। ए फॉर क्या ले लें? ए फॉर अदिति, बी फॉर भाव्या, सी फॉर छाया और डी फॉर डिम्पी। हाँ भाई, देखें बच्चे किसके साथ हैं। ओके ओके बेटा, यहाँ क्या लिखा है, एनोड रेस का ओरिजिन क्या है। तो जो अदिति के साथ हैं वो तो बेटा किसी बायस के तहत ही हो सकते हैं साथ में, क्योंकि अदिति आंसर नहीं हो सकता है ना बेटा। क्योंकि अदिति आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बेटा एनोड रेज है, कैथोड रेज की बात थोड़ी ना चल रही है। लेकिन हो सकता है आपके मन में इस नाम का काफी श्रद्धा हो, आपके नाम मन में इस नाम के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह हो, इसकी वजह से आपने ए चूज कर लिया है, लेकिन ए करेक्ट आंसर नहीं है। कुछ बच्चों ने बबीता आंसर चूज किया है ना, फ्रॉम एनोड। पर बेटा एनोड से तो कभी वो निकली ही नहीं, यदि आप देखो तो एनोड से तो कभी निकली ही नहीं, एनोड से थोड़ी निकल के आई थी। द करेक्ट आंसर इज छाया, दैट इज बिटवीन कैथोड एंड एनोड। करेक्ट है बेटा। और कुछ बच्चे जो हैं वो डिम्पी के साथ भी थे। बच्चों ने किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है और चारों आंसर्स को चूज किया है। ठीक है बेटा। पर कोई बात नहीं बेटा, हमारा देश एक सेकुलर देश है, हम लोग सारी चीजों में बिलीव करते हैं, इसलिए हमने सारे आंसर सिलेक्ट कर लिए। लेकिन अब हम करेक्ट आंसर की तरफ देखेंगे, बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ठीक है बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है जिन्होंने आंसर ए बी बी दिया था उनका मजाक करने का टाइम हो गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन अब तो सबको समझ में आ गया बेटा। जल्दी से बोलो, हाँ हाँ बोलो। सबको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, क्योंकि ये लिटरेचर बिल्कुल मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है बेटा। चलो अब बच्चों, यदि यही क्वेश्चन को ये पूछता, वेयर कैथोड रेज ओरिजिनेटेड, वेयर कैथोड रेज ओरिजिनेटेड, तो इसका आंसर ए बी सी डी में से क्या होता है बेटा। सोल्यूशन सेम अबव ऑप्शन यदि देखें तो ए बी सी डी, व्हाट वुड बी द आंसर, what would be the answer? The correct answer is A in that case, perpendicular to cathode, perpendicular to cathode, that will be the correct answer when seen. Clear है बेटा इतनी बात। तो ये हुआ कैथोड रेस और एनोड रेस। एनोड रेस के डिस्कवरी के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे एनोड रेस की डिस्कवरी हुई। ठीक, अब एक बात समझना आप बेटा बच्चों कि ध्यान से सुनना मेरे पर ना, कुछ ऐसा था यूट्यूब, तो जब उनको डाउट हुआ इस बात पे, जब उनको डाउट हुआ इस बात पे कि पॉजिटिव चार्ज रेज होंगी, तो उन्होंने पता है क्या किया था कि ये क्या है यहाँ पर कैथोड है। तो उन्होंने ये सोचा कि यदि मान लो कभी पॉजिटिव चार्ज रेज हैं, मान लो कभी पॉजिटिव चार्ज रेज हैं, तो ये बात तय है कि वो रेज एनोड से कैथोड की तरफ भी आ रही होगी, है ना बेटा। एनोड से सॉरी हाँ, एनोड वाली साइड से कैथोड वाली साइड आ रही होंगी, क्योंकि कैथोड वाली साइड पे यदि हम देखें तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित होता है। तो उन्होंने इसके अंदर पता है बेटा हल्के हल्के ना छेद कर दिए थे। अब छेद क्यों कर दिए होंगे, क्योंकि यदि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर से इधर रन कर रहे हैं मान लो, तो वो इधर आके स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक करेंगे, अच्छा है छेद कर दिया जाए। तो उन्होंने यहाँ छोटे छोटे क्या किए, छेद कर दिए गए। तो इसीलिए एनोड रेस को हम जो है वो, और कौन सी रेस बोलते हैं, कोई बच्चा मुझे बताना चाहे तो। एनोड रेस के लिए एक और नाम दिया गया था, बताओ बेटा। सेल ड्रॉन इज रॉन्ग, हाँ बच्चे सही बात है आपकी। ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये छोटा होता है और पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है ना, ये कन्वेंशन है। चलो, तो
इनके लिए और एक नाम दिया गया था, जल्दी से याद दिलाओ, कौन सा नाम था? कैनाल रेस। कौन सा नाम था? कैनाल रेस। क्यों कैनाल रेस बोला गया? क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे छेद कर दिए गए थे, इनको कैनाल्स बोल दिया गया था। ठीक है बेटा, कैनाल यही तो करती है, पास प्रोवाइड करती है ना कैनाल्स, तो इनको क्या बोल दिया गया? कैनाल रेस बोल दिया गया। ठीक है ना? वैसे हिस्ट्री का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैनाल रेस। ठीक है बेटा, आई होप सो मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पाया हूँ। और या फिर इनको पॉजिटिव रेस भी बोलते हैं, कैनाल रेस, एनोड रेस, या फिर इनको बुक्स में पॉजिटिव रेस भी लिखा होता है। ठीक है ना? तो ये इनके 3 नाम हो गए। पॉजिटिव रेस इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, लेकिन बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा। एक्सरे बेटा बिल्कुल अलग कहानी है, वो अभी रदरफोर्ड के मॉडल के बाद आई। हाँ, सो विच एक्सरेस एनसीईआरटी में एनोड में होल किए थे? नहीं बेटा, यदि एनसीईआरटी में एनोड में होल कर दिया तो गलत कर दिया, कैथोड में ही होल किया था बेटा। जो कैथोड रेज, जो एनोड रेज होती है ना, वो बड़ी, मतलब आयंस के कारण बनती है, उनके साइज बड़े होते हैं, तो उनको पेनिट्रेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, मतलब, है ना? और हम ये चाहते थे कि यहाँ पर ग्लो दिखाई दे, यहाँ पर ग्लो दिखाई दे, जो कि इनिशियली नहीं दे रहा होगा दिखाई। अरे भाई, यदि इनिशियली दे रहा होता दिखाई तो वो कैथोड रेज की डिस्कवरी के बाद थोड़ी ना एनोड रेज के बारे में सोचा जाता। तो उसके बाद यहाँ ग्लो देता दिखाई जब आयंस आते। तुम मेरी बात को समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे होते हैं साइज में, तो वो पेनिट्रेट आसानी से कर जाते हैं इसको, लेकिन आयंस बड़े होते हैं साइज में। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? जल्दी बोलो, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। आयंस बड़े होते हैं साइज में, है ना? तो इसलिए क्या कहते हैं, उनको यहाँ से उतना पेनिट्रेट नहीं कर सकते वो, जितना कि यहाँ से पेनिट्रेट कर सकते। तो यहाँ पे छेद कर दिए गए और यहाँ पे ग्लो दिखाई दे गया होगा। खैर, अब अपन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा नहीं जा रहे। मैं आपको 2 दिन से यही बात लगातार बोल रहा हूँ, हिस्ट्री एग्जाम में नहीं आती है। ठीक है बेटा? ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथो एनोड रेस। और प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस भी वही है जो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस थी, छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, है ना? तो बेटा, ये रेड ग्लो था या ग्रीन ग्लो था, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि बेटा वो तो डिपेंड करता है कि मोमेंटम क्या है, जो चीज आके स्ट्राइक कर रही है उसका, उसके हिसाब से एनर्जी रिलीज होगी। समझ रहे हो बेटा बात को? मान लो कोई भारी चीज स्ट्राइक कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी बच्चे, कोई हल्की चीज स्ट्राइक कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी अलग होगी बेटा। तो ग्लो भी अलग अलग हो सकता है, चमका के नहीं चमका, चमका के नहीं चमका, तो देयरफॉर इस कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है ना? चलो अब इसको जल्दी से नोट कर लो बच्चे, जल्दी से नोट कर लो बेटा, है ना? नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू वेदर देयर वाज अ ग्रीन ग्लो और ऑरेंज ग्लो और अ रेड ग्लो। अब अपन पढ़ते हैं अगला टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। चलो भाई, कल मैंने सुना था वीडियो, आवाज प्रॉपर आ रही थी, मुझे लग रहा था मेरी आवाज दबी हुई है काफी ज्यादा, लेकिन वीडियो में आवाज प्रॉपर आ रही थी। शायद ये जो माइक मैंने लगाया हुआ है उसकी वजह से ऐसा होगा। पर हाँ, मैं उतना उछल कूद नहीं रहा हूँ जितना नॉर्मली मैं उछल कूद के पढ़ाता हूँ लोगों को। आपको फील ही नहीं आएगी कि मैं घर से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा एंजॉय करता हूँ अपनी क्लास को। लेकिन अभी मैं थोड़ा उछलता कूदता कम हूँ भैया, है ना? कहीं। तो खैर बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना ही याद रखना है बच्चे, है ना? उसके अलावा कुछ आपको याद नहीं रखना है। ठीक है ना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किस चीज की? प्रॉपर्टीज ऑफ, जो जो बोर्ड पे लिखा है वो सब याद करना है, और जो याद नहीं करना है मैं आपको बोल देता हूँ बोर्ड पे भी जो लिखा हुआ है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, यदि कोई बात ऐसी मैंने लिख दी है जो फैक्ट है बहुत बड़ा, और तो मैं बता देता हूँ ये चीज एग्जाम में नहीं आएगी, है ना बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। ठीक है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस।
क्या प्रॉपर्टी होती है एनोड रेज की? नंबर 1, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब वो एक्सपेरिमेंट लिखने की जरूरत नहीं। क्या हुआ होगा जो उन्हें पता लगा होगा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? उन्होंने एक ऑब्जेक्ट बीच में रख दिया होगा, उसकी शार्प शेडो उनको दिखाई दी होगी, है ना बेटा? बस, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टी, दे हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब उन्हें पंखा घुमा दिया होगा। They have particle-like nature. They have particle-like nature. मतलब जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे धब्बे पड़ गए होंगे, that is they produce spots. इसके लिए spots when they strike zinc sulfide screen. Besides, क्या बोले, जब ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन को स्ट्राइक करता है ना बेटा, तो छोटी मोटी चमक सी दिखाई देती है, चमक उत्पन्न होती है। सर पर ये भी तो कह सकते हैं कि पता नहीं क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, है ना, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, है ना। तो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर जब स्ट्राइक करता है तो ये छोटे छोटे स्पॉट्स प्रोड्यूस कर देता है वहां पे, है ना बेटा, और चमक भी प्रोड्यूस होती है, इल्यूमिनेशन भी होता है वहां पे, है ना। और बिसाइड्स दिस illumination illumination समझते हो, चमक प्रोड्यूस होना, illumination is also produced, मतलब छोटी सी चमक प्रोड्यूस होती है। यदि अपन कोई चीज मारे ना कहीं पे तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, वहां पे जाके टक्कर होगी, उसके वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना। तो वो थोड़ा चमक प्रोड्यूस होती है ना, तो उसको बोलते हैं बिसाइड्स दिस, हाँ, स्पार्क टाइप का कुछ इल्यूमिनेशन होता है, ठीक है बेटा। वाई जिंक सल्फाइड स्क्रीन, इट्स ओके बेटा, दे यूज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और भी केमिकली किसी चीज का प्रयोग कर सकते थे, बट जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे शायद इसलिए होगा क्योंकि उस पे धब्बे आसानी से दिख जाते होंगे, चमक प्रोड्यूस होती होगी जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे ना, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण, ठीक है बेटा। मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि सिर्फ उसी को यूज कर सकते थे, कोई और भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है ना बेटा। चलो, पर केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है चीजें, और अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है बातें, है ना बेटा। तो इल्यूमिनेशन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड, और इस टर्म के लिए अपन एक टर्म बोलते थे सिंटिलेशन। नाउ चौथी बात देखते हैं, दे हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस इन स्ट्रेट लाइन। और क्या हो सकता है बेटा, दे कैन, दे शो, तुक्का मारो क्या लिखूं यहाँ पे, दे शो डैश अफेक्ट। बोलो बेटा क्या लिखना है मुझे बीच में, आप लोग बताओगे। दे शो डैश अफेक्ट, दे प्रोड्यूस हीटिंग अफेक्ट, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट लिख, ठीक है बेटा। 6, दे कैन पास थ्रू थिन फॉइल्स। अब उतनी थिन फॉइल से क्रॉस नहीं कर पाएगी जितनी थिन फॉइल से, मतलब यदि बात करें तो कैथोड रे ज्यादा थिन फॉइल से क्रॉस कर जाएगी, थिन फॉइल्स, ठीक है। और क्या पॉइंट हो सकता है, दे कैन पास थ्रू थिन फॉइल्स, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, और आयनाइजेशन वगैरह वगैरह ये सब तो हो ही जाएगा, है ना, फिजिकल एंड केमिकल बकवास है पॉइंट। ओके, तो एक पॉइंट, अब आखिरी पॉइंट मैं आपको बताता हूं, देयर E by M रेशो डिपेंड्स ऑन
kind of gas inside tube, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। आप पहले ही पॉइंट उतार लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप पहले पॉइंट उतार लो, लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद हम जे थॉमसन के मॉडल पे चले जाएंगे और फिर रदरफोर्ड के मॉडल पे चले जाएंगे। तो आज हम काफी कुछ रदरफोर्ड का मॉडल करने की कोशिश करते हैं। मिटा दूं बेटा? आई होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, है ना? लास्ट पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, बाकी पॉइंट तो कल वाले ही हैं। 6th पॉइंट, दे कैन पास थ्रू थिन फॉइल। बेटा कल समझाया था ना, एटम्स के बीच में जगह खाली होती है, उसके थ्रू आयंस क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन आज भी मैंने आपसे बोला है कि जितना क्रॉस इलेक्ट्रॉन कर सकता है उतना आयंस नहीं कर सकते। सेंटिलेशन का मतलब क्या? अथर्व अभी समझाया बेटा, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जब जाके स्ट्राइक करेगा तो चमक प्रोड्यूस करेगा, उसको सेंटिलेशन बोलते हैं। एक ही बात बेटा कितनी बार समझाऊंगा, कितने आराम आराम समझाया था सेंटिलेशन। और लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, इल्यूमिनेशन इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड एज सेंटिलेशन। चल, है ना बच्चे? अच्छा बेटा, बीच में स्किन वो क्या नाम है, स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या बच्चों आपकी? अच्छा, ज्यादातर बच्चों की नहीं हो रही है, तो जिसकी हो रही है वो एक बार मीटिंग से बाहर जाके अंदर आ जाओ बेटा, तो क्लियर हो जाएगी। चलो बेटा, अब मैं आता हूं काय पे, ई बाई एम पे, क्योंकि इससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो हमको उसको समझना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक मैं बोर्ड मिटाता हूँ, अपनी आईज क्लोज कर लिया करो, जिससे कि एक प्रॉपर बीच में छोटा छोटा रेस्ट आंखों को मिलता रहे। 4.5 घंटे का लेक्चर देखना आसान नहीं है विथ कंसंट्रेशन। बीच बीच में आंखें बंद कर लिया करो, और मैं भी आपको बीच बीच में कुछ कहानियां सुनाता रहूंगा, जिससे कि आपका मन सही लगा रहे। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस यदि कोई पढ़ा रहा है बोरिंग तरीके से, मतलब कैसे भी पढ़ाए, मैं कह रहा हूँ 1.5 घंटे तक कंसंट्रेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है बच्चे के लिए। तो बीच बीच में स्टोरीज चलती रहनी चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड स्टोरी, फालतू की बातें नहीं, है ना? तो चलो, ये भी एक स्टोरी के रूप में ही चल रहा है फिलहाल तो। अब ई बाई एम क्या होता है ये देखते हैं। कल की बात है, हमने देखा था ई वॉज चार्ज and m was the mass, है ना बेटा? So E here is charge on particle and m is mass of particle. अब कल की बात ये है, आज एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर E बाई एम बता दो, है ना? तो आप ध्यान से सुनना बेटा, जिसने पूछा था, हाँ पढ़ा दिया था बेटा, अब आज इसका वाला पढ़ाता हूँ, है ना? तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट होता है और मास भी कांस्टेंट होता है, और कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनती है, तो E बाई एम रेशियो of cathode rays will always be the same irrespective of the kind of the material used in the cathode or the kind of the gas which is filled inside the U tube. क्योंकि कैथोड रेज किसके कारण बनती है बेटा? जल्दी बोलो, कैथोड रेज किसके कारण बनती है बेटा? हाँ उमर आ गया बेटा समझ में, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज सदा कांस्टेंट है? बोलो हाँ। क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज सदा कांस्टेंट है? बोलो हाँ, बिल्कुल कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सदा कांस्टेंट होता है। क्या इलेक्ट्रॉन का मास सदा कांस्टेंट होता है? रेस्टिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, रेस्टिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, क्या वो कांस्टेंट है बेटा? अरे नो क्यों बोल रहे हो? कांस्टेंट है बिल्कुल। रेस्टिंग मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ है, समझे?
रेस्टिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलेगी कि उसका मास चेंज हो जाता है, समझ लो, उसका मास चेंज हो जाता है, क्योंकि मूविंग, ये जो मास आपको पता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 है, वो रेस्टिंग मास है। यदि आपको मूविंग मास चाहिए तो वो मास की वैल्यू क्या होती है पता है, m रेस्टिंग अपॉन 1 माइनस v बाई c का होल स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज द फॉर्मूला। आर यू गेटिंग मी गाइस? ये फॉर्मूला है जो आइंस्टीन दे के गया हो। दिस इज रेस्टिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज रेस्टिंग मास। क्लियर? ये फिजिक्स में आता है, फालतू में केमिस्ट्री में घुसा दिया। और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल। और c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। चमका? तो यदि कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलने लग जाएगा तो c बाई सी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, सो द मूविंग मास विल बिकम इक्वल टू इंफिनिटी। आर यू गेटिंग मी गाइस? हाँ, इस फॉर्मूले को इसलिए रिमेंबर कर लेना चाहिए कि ये पूरी तैयारी में कहीं ना कहीं आ जाएगा, ये पूरी तैयारी में कहीं ना कहीं आ जाएगा। है तो ये फिजिक्स का, और इधर इसका इंपॉर्टेंस नहीं है ज्यादा, लेकिन नोट इसलिए कर लेना, आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है ये, उन्होंने यदि कोई सवाल बवाल फंसा दिया उस पर तो आपको एकदम मॉड्यूल पढ़ते हुए लगेगा अरे यार सर ने ये बात नहीं बताई। लिख लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आएगा फिजिक्स में, है ना बेटा, आएगा फिजिक्स में, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। और फॉर्मूला डिराइव्ड है, कैसे डिराइव हुआ है इसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है बेटा। फॉर्मूला डिराइव्ड है ना, ना दिव्यांश, हम इसमें नहीं जाएंगे बेटा, ये हमारा एरिया ही नहीं है, समझ रहा बेटा। हमारे सिलेबस से ये बहुत बहुत दूर की बात होगी बच्चे, कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। चल, तो खैर, इधर उसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको जो है वो मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो जो चार्ज ऑन पार्टिकल और मास ऑन पार्टिकल, तो बेटा जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा था, उमर ने पूछा था शायद, यदि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो, कि ई बाई एम का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में तो समझ में आ गया, कैथोड रेज के केस में, ठीक है उमर, ओके बेटा। अब आती है बात एनोड रेज की। एनोड रेज में ई बाई एम वेरी करता था, तो क्यों वेरी करता था इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो बच्चे, ये एक यू ट्यूब है, ओ सॉरी सिलेंड्रिकल ट्यूब है, और इसके अंदर मैंने मान लो गैस भरी है हाइड्रोजन, करेक्ट है। ये भी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, और इसके अंदर मान लो मैंने गैस भरी है हीलियम, और ये भी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, और इसके अंदर मैंने गैस भरी है मान लो लिथियम, करेक्ट है बेटा। तो जिस समय इसका इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, सोचो। यहाँ पर जो चीज बचने वाली है, इसका इलेक्ट्रॉन जब निकल के चला जाएगा, इसमें होता क्या है, इसमें एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अंदर क्या बचा, इलेक्ट्रॉन तो भाग गई, तो अंदर क्या बचा बेटा, प्रोटॉन बचा। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन बचा, करेक्ट है बेटा। हीलियम में क्या होता है बच्चों, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। क्या सबको हीलियम का स्ट्रक्चर पता है? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन अगले शेल में। लिथियम के बारे में पता है क्या तुम लोगों को? लिथियम में क्या होता है बेटा, 3 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन, और अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? इसका एक इलेक्ट्रॉन भागा तो एक प्रोटॉन बचा, इसका एक इलेक्ट्रॉन भागा तो 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन बचे, और इसका एक इलेक्ट्रॉन भागा, इसका एक इलेक्ट्रॉन भागा, मैंने गलती से प्रोटॉन बोल दिया तो मुझे माफ करना। प्रोटॉन नहीं भागता है कभी भी, जब भी भागेगा इलेक्ट्रॉन ही भागेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब न्यूक्लियर फोर्सेस से बंधे होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। बहुत ही जबरदस्त टाइप के फोर्सेस होते हैं, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट नहीं होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है भागा यहाँ से, तो बचा क्या बेटा, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, और एक 3, सॉरी मैं कचरा कर दिया, 4 नहीं होते, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी मैं कचरा किया, हाँ
2 इलेक्ट्रॉन होते, 1 इलेक्ट्रॉन भाग गई, तो कितना बचा यहाँ पे? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बच गया। अच्छा, यहाँ 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन बचे, और साथ में कितने थे? ये कौन सा था? लिथियम था, तो लिथियम था, तो लिथियम में तो इधर 2 है तो इधर 1 ही होगा, है ना? इधर 2 है तो इधर 1 ही होगा। करेक्ट है बेटा, 3 ही तो होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से, सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। ये क्या क्वेश्चन हुआ दिव्यांश? वाई यूजिंग लिथियम? ये कोई क्वेश्चन है बेटा? वाई यूजिंग लिथियम मतलब हर चीज में वाई थोड़ी ना लगाते हैं। मेरी मर्जी, मेरे को जो गैस लेनी मैं गैस ले लूं, बेरिलियम ले लूं, इसमें वाई थोड़ी ना लगाई। तो इफ इट इज अ मेटल तो क्या हुआ? क्या वो गैस नहीं हो सकता? इफ इट इज अ मेटल तो क्या हुआ? क्या वो गैस नहीं हो सकता? गैस हो सकता, हाई टेम्परेचर कर दूंगा, गैस फॉर्म में ले आऊंगा उसको, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो बात? मैं तो आपको समझाने के लिए ये बात बोल रहा हूँ बच्चे, समझाने के लिए बात बोल रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनो, ठीक है ना? मेरी बात को ध्यान से सुनो। हो सकता है प्रैक्टिकली यूज ना कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है ना उससे। नाउ चेक इट आउट। सो वी हैव दिस, वी हैव दिस, वी हैव दैट। ओके, चलो, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आना बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलो यार। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। क्या आप मानोगे इस बात को कि इन सब पे चार्ज एक ही आएगा? यार थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चे बनो, थोड़ा अपनी इंटेलिजेंस शो करो। क्या मानोगे सब पे चार्ज एक यूनिट का आएगा? क्यों बेटा? जब एक इलेक्ट्रॉन गया है तो चार्ज तो सब पे एक पॉजिटिव ही आएगा ना यार। यदि मान लो सब में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन भेजा है तो चार्ज तो सब पे एक पॉजिटिव ही चार्ज आएगा ना भाई। लगाओ दिमाग। जब मैंने आपसे ये बात बोली है कि सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो मेरे भाई जब सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो एक एक पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज आता है। एग्रीड? अब सब एग्रीड? हाँ ना बोलो। एग्रीड? अब एग्रीड, करेक्ट है बेटा। क्या इन सबके मास एक ही होंगे बेटा? चार्ज एक एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद के अलग अलग होंगे मास? अब सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, डिफरेंट मासेस होंगे, डिफरेंट मासेस होंगे। तो क्या ई बाई एम रेशो अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। तो क्या ई बाई एम रेशो अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो डिफरेंट गैसेस यूज किए तो ई बाई एम रेशो भी अलग अलग हो गया। तो दैट इज इट। आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा इतनी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? E by M ratio was different for anode rays because they were made from ions and ions have different masses. क्लियर है बच्चों? क्लियर बच्चों? इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया? रट लोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यदि समझ में आ गया है तो इज बेस्ट। चलो इसको नोट करो फटाफट, फिर मैं एक पॉइंट इसमें और बताता हूँ। ओके बच्चों, अब एक और प्रश्न। तो इतनी बात क्लियर हुई, ये लास्ट पॉइंट था जो मैं आपको समझा रहा था। एक और बात पूछता हूं मैं आपसे, क्वेश्चन पहले क्रिएट करूंगा फिर आप लोग जवाब देना, ठीक? तो आज हम लोगों ने एनोड रेस पढ़ लिया, एनोड रेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया अब तक। बहुत कुछ आज पढ़ने वाले हम इसके अलावा भी। ठीक है बेटा, एक बात मुझे बताओ कि यदि मान लो ये एक ट्यूब है, इसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है, और ये एक ट्यूब है, इसके अंदर भी हीलियम गैस भरी हुई है, ठीक है? कैन देयर ई बाई एम रेशियो बी डिफरेंट?
or they all will have same E by M ratio for the anode rays, not cathode rays, anode rays. तो इसमें दो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं. E by M ratio in case of ये 1 है और ये 2 है. In case of 1 and 2 for cathode rays, number 1 same, number 2 different, number 3 can be same or different, and number 4 none. The correct answer is Ayushi. Ayushi is the correct answer. ठीक है बेटा. Okay, done. Next question. E by M in case of 1 and 2 for anode rays. अब देखिए कौन अच्छा आंसर देगा. सॉल्यूशन आयुषी, सेम, बबीता, डिफरेंट, बोथ, नन. हाँ बेटा, कौन होशियार बच्चा बताएगा. ओके, द करेक्ट आंसर is Chaya. Is Chaya. I'll explain that. Don't worry about this. I'll explain that. Why Chaya? I'll explain that. Just note it down first. Then I'll explain why Chaya. Please note it down. Then I will explain you why Chaya. चलो हो गया होगा नोट इतने में. समझो बेटा इस बात को. देखो क्या है कि मिटाना पड़ेगा, समझाने के लिए मिटाना पड़ेगा. कल आप लोगों को YouTube पे वॉच करके थोड़ा सुविधा होगी है ना. थोड़ा सुविधा हो गई होगी YouTube पे. उस पर डाटा आपका कम लगा होगा जहां तक मेरा ख्याल है बेटा. और वो अनंत समय तक अपने पास सेव रहेगा. मतलब वो भले मैं हटा दूंगा, आगे चल के उसको प्राइवेट कर दूंगा, लेकिन वो अपने पास रहेगा. जब आप रिवीजन करना चाहोगे तब आप रिवीजन कर सकते हो. वैसे मेरे पास कई टाइप के लेक्चर रहेंगे बेटा, आप चिंता मत करो. आपका जब एग्जाम आने वाला होगा उसके लिए अलग टाइप के लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ मैं, एकदम शॉर्ट वाले, जैसे मोल के मैंने आपको दिए. ये लेक्चर मैंने 11th के नहीं है. 11th में तो मैंने 20-22 क्लास में मोल पढ़ाया, लेकिन ये लेक्चर किन के लिए जो अभी एग्जाम देने वाले हैं 2021 का. पर ये लेक्चर कहीं नहीं जा रहे हैं, लेक्चर इधर ही है और एग्जाम भी अभी आ ही रहा है. तो आपको पता है एक बहुत जल्दी मतलब एक टेस्ट हो जाएगा. क्या कम पढ़ के भी एग्जाम निकाला जा सकता है? क्या कम पढ़ के भी एग्जाम निकाला जा सकता है? तो आप सोचो, यही लेक्चर मैंने 22 पढ़ाए हैं और यही लेक्चर मैंने 6 पढ़ाए हैं बस, और शायद 6 है या 5 है, समथिंग लाइक दिस, है ना, मूल में लेक्चर. तो यदि मान लो 5 लेक्चर से या 6 लेक्चर से ही पूरा का पूरा आ जा रहा है, तो क्या अच्छा हुआ? 22 लेक्चर के 5 लेक्चर? भाई कॉमन सेंस की बात है ना बेटा. 5 लेक्चर ही अच्छे हुए तो आपके दिमाग में एक बात जल्दी से आ जाएगी, तो यार
हमको 5 लेक्चर में क्यों नहीं पढ़ा रहे सर लोग? 5 लेक्चर में क्यों नहीं पढ़ा रहे सर लोग? क्योंकि अभी आप बहुत छुटकू हो। तो इस समय आपका कंसेप्ट बनाने के लिए इतने सारे लेक्चर्स ले रहे हैं, एकदम आराम आराम से। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे उस वक्त तो आपके कंसेप्ट बन चुके होंगे बेटा, उस वक्त तो फास्ट रिवीजन चाहिए होगी। तो तब कितने लेक्चर चाहिए होंगे हमको? 5 लेक्चर। समझ ल समझ ल तो दोनों टाइप से लेक्चर्स है बेटा। यदि आप YouTube पे देखोगे बच्चों तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी समझाइए कुछ चैप्टर्स में। एनसीईआरटी जैसे इधर लगी हुई है ना, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी समझा रहा हूँ। ऐसे अभी अगस्त के पहले यदि ईश्वर ने तबीयत एकदम 100% सही कर दी और एनर्जी रही तो मैं अगस्त के पहले ही बच्चों के लिए पूरी रिकॉर्डिंग कर दूंगा, जिससे कि कोई 3-3 4-4 लेक्चर में हर चैप्टर खत्म कर लेंगे। और आपके लिए क्या चलेगा? आपके लिए अभी डिटेल चलेगा, बिल्कुल ठीक है ना। और जब आप एग्जाम दोगे तब तक आपके लिए लेक्चर एकदम शॉर्ट शॉर्ट वाले लेक्चर भी रहेंगे, तो आप पूरी रिवीजन कर सकते हो, है ना बेटा? क्लियर है ना बेटा? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को समझाते हैं। ये हीलियम है और ये हीलियम है ना। अब कैसे डिफरेंट हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि हीलियम को समझते हैं। हीलियम में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस हुआ, और ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है, पर क्या जरूरी एक ही जाए? कभी किसी एग्जाम्पल में दोनों भी तो जा सकते हैं। एक ने इधर स्ट्राइक किया, एक ने इधर स्ट्राइक किया, दोनों उखड़ गए। वैसे जाने की संभावना एक की ही ज्यादा है, वो अपन समझेंगे आगे चैप्टर्स में। लेकिन क्या दोनों भी जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। क्या कुछ एग्जाम्पल्स में दोनों भी जा सकते हैं? जा सकते हैं। देयरफॉर आंसर इज सी। क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ई बाई एम रेशियो कितना हो जाएगा? जब एक जाएगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, दैट इज द चार्ज। क्योंकि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है वही प्रोटॉन पे होता है विद द रिवर्स साइन, अपॉन मास ऑफ हीलियम। अब मास ऑफ हीलियम जो भी आ रहा हो, मास ऑफ हीलियम, करेक्ट है बेटा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 2000 गुना हल्का होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जाने के बाद भी अपन मास ऑफ हीलियम ही लिख रहे हैं यहाँ पे। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? जैसे यदि तुम्हारा बाल गिर जाए मतलब, तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे यार पहले से मेरा वजन कम हो गया क्योंकि मेरे 4 बाल गिर गए, कल मैं नहा लिया कितने दिन बाद। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, जल्दी बोलो यार। हाँ ना बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलो यार। तुम ये तो नहीं बोलोगे ना यार कि कल सर मैंने नहा लिया 20 दिन बाद और मेरे ना सर के थोड़े से बाल झड़ गए, यार मेरा वजन मेरे को कम कम समझ में आ रहा है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। अरे बेटा आइसोटोप, आइसोटोप छोड़ो अभी, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। तो इसलिए मैंने मास ऑफ हीलियम लिखा है। क्या सबको चमका के नहीं चमका? मास ऑफ हीलियम क्यों लिखा है? आप बोलोगे सर जी ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है सर, इलेक्ट्रॉन भाग गया उसके बाद मास ऑफ हीलियम क्यों लिख दिया आपने नीचे? हीलियम का मास थोड़ी ना बचा हुआ है, हीलियम प्लस का मास बचा हुआ है। अबे जो हीलियम का मास है वही हीलियम प्लस का मास है। क्या चमका? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने से मास में कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा, ठीक। ओके, चलो बेटा, किसी एग्जाम्पल में मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन भाग गए तो चार्ज डबल आएगा। तो कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई मास ऑफ हीलियम। जल्दी बोलो हाँ ना, जल्दी बोलो हाँ ना। तो क्या दोनों अलग अलग हो गए बेटा? क्या दोनों अलग अलग हो गए? तो सबको समझ में आ गया क्या हुआ होगा? यूट्यूब में जरूरी नहीं है कि उनका ई बाई एम रेशियो सेम आए, कभी सेम भी आ सकता है, कभी डिफरेंट भी आ सकता है। एकदम क्लियरली समझा दिया है, इतने पे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। थॉमसन का मॉडल चालू। सेकंड वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया जा सकता। अरे यार सुन तो बेटा, मेरे भाई मेरे बच्चे सुन। जब गैस भरते हैं, सुनो 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 सुनो, जिसने ये बोला उसने बोला सर इस वाले में भी तो 2 जा सकते हैं। अरे बिल्कुल जा सकते हैं बेटा। जब कोई गैस भरते तो कितने हीलियम होते होंगे? जब कोई गैस भरते हैं अंदर तो कितने हीलियम के एटम होते होंगे? 2 या 4 या 5? अरे अरबों खरबों एटम होते हैं यार, अरबों खरबों एटम होते हैं। अभी तो मोल कंसेप्ट पढ़ के आए हो। 4 ग्राम यदि भर दिया तो इसका मतलब 1 मोल भर दिया, कितना सारा हो गया बेटा। तो बहुत सारे एटम होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ये है दोनों चीजें हो सकती हैं। उसमें क्या पूछा था? देयर ई बाई एम रेशियो कैन बी
देयर ई बाई एम रेशियो कैन बी, क्वेश्चन में कैन बी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है बेटा? नहीं लिखा है तो ऐड कर लेना, देयर ई बाई एम रेशियो कैन बी, तो आंसर विल बी सी, द मोस्ट करेक्ट आंसर। अरे बोलो आ गया सबको समझ में? आ गया सबको समझ में? आ गया? एनसीईआरटी बेटा तब पढ़नी है जब मैं आपसे बोलूंगा, अभी नहीं पढ़नी, जब मैं आपसे बोलूंगा तब पढ़नी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक आखिरी सवाल, ठीक है, एक आखिरी सवाल। मेरे को पता आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछोगे पूरी तैयारी में जो आप मुझसे पूछो और एग्जाम में आ जाए और मैं आपको नहीं बताता, इसलिए आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने पर सबसे ज्यादा फोकस किया करो। अगला सवाल, और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना बना करके आपको देता हूं, देखो एकदम इनोवेटिव इनोवेटिव आइडिया के साथ में। चलो बेटा, एक और अच्छा सवाल पूछता हूँ, है ना बेटा? वो सवाल ऐसा है कि फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ E by M ratio for A electron, B proton, C alpha particle, D न्यूट्रॉन। एक बात याद रखना आप, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो जो बचता है उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, या फिर उसको हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो सिर्फ न्यूक्लियस ही तो बचेगा, ठीक है? चलो, क्या आप खुद सवाल ट्राई करना चाहोगे थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताऊं? ऑर्डर बताना है, सी नहीं, ऑर्डर बताना है मेरे भाई। फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर, ऐसा ऑर्डर बताना। सोच, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ये हो गया आयुषी, बबीता, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए सी, और डिम्पी हो जाएगा करेक्ट आंसर इज, लेट्स चेक इट आउट। फॉर दिस ई बाई एम रेशियो क्या होगा? तो इसका ई बाई एम रेशियो जो होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। प्रोटॉन के लिए क्या होगा बेटा? तो प्रोटॉन के लिए चार्ज प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, चार्ज उतना ही होता है प्रोटॉन पे जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है ना बेटा? और इस पे माइनस लगाते हैं तो आप ये मत समझना माइनस मतलब जीरो से कम है, वो साइन कन्वेंशन है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 लिखते हैं, प्रोटॉन को प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 लिखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चार्ज जीरो से कम, माइनस सिर्फ साइन इसलिए बताया है जिससे डिफरेंस बता पाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं वो जीरो से कम है। करेक्ट है ना इतनी बात? चलो, तो अपन इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है ना? वो इस तरीके से डायरेक्शन दिखा रहा है हमारा। यदि कोई चीज प्लस एक्सेस पे जा रहे हो, वाई एक्स एक्सेस पे जा रहे हो तो इस तरफ प्लस लिख देते हो, इस तरफ माइनस एक्स लिख देते हो, फिजिक्स में पढ़ा हुआ तुम लोगों ने। इसका मतलब ये थोड़ी ना नेगेटिव डिस्टेंस है। अरे बोलो हाँ ना बोलो यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, जल्दी बोलो। क्या फिजिक्स में तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जी एक्सेस, तो वहां पे आपने मैकेनिक्स जब चालू हुआ होगा आपका, तो काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ये प्लस एक्स एक्सेस माइनस एक्स एक्सेस है। तो डिस्प्लेसमेंट जब आप पढ़ रहे थे तो माइनस का मतलब ये थोड़ी ना है आपने जीरो से कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है।
वो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार चार्ज में प्लस और नेगेटिव साइन लगा हुआ है। चलो, तो हम साइन नहीं लगा रहे। अब प्रोटॉन का मास 2000 गुना भारी है किससे? इलेक्ट्रॉन से। बोलो हाउ? वैसे 1837 टाइम्स होता है, लेकिन मैं अपने लिए सुविधा के लिए बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो पता है प्रोटॉन का मास कितना होता है? मैं बता देता हूँ, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है, ठीक है ना बेटा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग समान होता है, लगभग सेम होता है। तो चल भाई, ये इतना हो गया। बोलो हाउ? ये किसका मास है? प्रोटॉन का। आज के बाद याद कर लोगे, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ठीक। अल्फा पार्टिकल पे आ जाते हैं। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, कौन बताएगा मेरे को? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, कौन बताएगा? +2। शाबाश बेटा। अल्फा पार्टिकल पे +2 का चार्ज है, इसका मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होगा चार्ज। +2 मतलब 2 यूनिट चार्ज, 2 यूनिट चार्ज मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बोलो समझ में आया? जल्दी बोलो। अरे अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन भाग गई, 2 इलेक्ट्रॉन भाग गई तो क्या बचा? 2 पॉजिटिव चार्ज बचा। 2 पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। समझा? अच्छा, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो क्या मैं यहाँ पे 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 लिख दूं? क्या पता ये समझ में आया कि नहीं आया। अरे मेरे भाई, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो आओ, जल्दी बोलो। हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है कि नहीं? हाँ, तो 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे। एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27। तो वहां पे 4 का मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मतलब 4 प्रोटॉन का मास हो गया कि नहीं हो गया? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम है, तो 4 प्रोटॉन का मास हुआ कि नहीं हुआ? अरे इलेक्ट्रॉन का मास क्यों रखना है यार वहां पे बेटा? इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन का मास मत रखो, तो नेग्लिजिबल है, भूल जाओ। चल इधर न्यूट्रॉन, चार्ज कितना होगा न्यूट्रॉन का? वेरी गुड टकलू। तो ये 0 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 की पावर -27। इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ए बी सी डी में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? डी है, ये सबसे छोटू है। और सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? ए है, -31 है नीचे, तो ऊपर जाके +31 हो जाए, तो ए सबसे बड़ी है। तो क्या इसका आंसर अनीता हो जाएगा? क्या इसका आंसर अनीता हो जाएगा? आना बोलना पड़ेगा। सवाल अच्छा था, सवाल अच्छा था। समझ में आ गया सब लोग को? बोलो हाउ, बोलो हाउ। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट, नोट कर लो इसको फटाफट, बहुत जल्दी नोट कर लो। एक सवाल और देता हूं, ऐसा ही कुछ, मजा आएगा। मिटा रहा हूं इसको, इसीलिए आपको रिकॉर्डिंग देता हूं, जिससे कि यदि कोई कंसेप्ट कम समझ में आया तो रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लो उस कंसेप्ट को। अभी एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया, वो 12th में है, कि उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम समझ में आ रहा है। मैं नहीं पढ़ाता हूँ उस क्लास को बेटा, कोई और टीचर पढ़ाते हैं। तो उसने मुझे सजेशन मांगा, सर मैं क्या करूँ? मैंने कहा सर की रिकॉर्डिंग है आपके पास? तो उसने बोला हाँ सर है रिकॉर्डिंग। मैंने बेटा उस रिकॉर्डिंग को एक दो बार और देख लो अच्छे से, और फिर सवालों को करो। आज उसका मैसेज आया, सर सवाल बन रहे। क्योंकि यदि कोई चीज हमको कम समझ में आई है मान लो, और हम उसको दोबारा देख लें, तो वो 100% समझ में आ जाएगी, है ना। हमारा ही कई बार कंसंट्रेशन टूट जाता है ना बेटा बीच बीच में। एक सवाल और दे दूं आपको, आप करोगे? मेरे को तो नहीं करना पड़ेगा। चलो देता हूँ। मान लो मैंने गैस भरी, कौन सी? 4 गैसेस भर देता हूँ। हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम और बोरॉन गैस। मैंने अपने मन से बनाया। बोरॉन को गैस बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात है, ऑलमोस्ट असंभव सी चीज है, लेकिन मैं आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना? है ना, नहीं तो आसपास के नहीं हो पाएंगे। हाइपोथेटिकल 4 गैसेस भरी, ठीक। ऑल आर यूनी आयनाइज्ड, ऑल गैसेस यूनी आयोनाइज्ड, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है। कंपेयर देयर ई बाई एम रेशियो। देखिए कौन कितनी जल्दी बताएगा। वैसे जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा ना, 1 सेकंड में आंसर देगा। कंपेयर देयर ई बाई एम रेशियो। मेरे ऑप्शन लिखने से पहले ही वो आंसर निकाल चुका होगा। अनीता ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, बबीता डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, छाया सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी, डिम्पी D greater than C greater than B greater than A. Yes, which is the correct answer? Very good. कई बच्चों का आंसर करेक्ट है एंड द करेक्ट आंसर इज, क्योंकि E by M रेशियो है, तो जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा वहां पे रेशियो कम आ जाएगा E by M रेशियो, क्योंकि चार्ज तो सब पे एक ही है, क्योंकि यूनी आयनाइज बोला है। तो मास सबसे छोटा इसका है और सबसे ज्यादा उसका है, तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा इसका है और सबसे छोटा इसका है, मतलब ये वाले की वैल्यू ज्यादा आएगी। अनीता इज द करेक्ट आंसर। बोलो मेरे भाई, ई बाई एम रेशो का ऑर्डर बताना था। अनीता इज द करेक्ट आंसर। बच्चे मास सबसे कम इसका है ना बच्चे, ई बाई एम रेशो निकाल रहे हो, ई बाई एम रेशो निकाल रहे हो, तो ई तो कांस्टेंट है ना सबका। यूडी आयनाइज लिखा है मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बोलो हाउ, बोलो हाउ। करेक्ट है, यूनी आयनाइज लिखा है, यूनी आयनाइज लिखा है। अब मास यदि देखा जाए तो इसका मास कितना होता है, 4 एएमयू। इसका मास कितना होता है, 7 एएमयू। इसका मास कितना है, 9 एएमयू। और इसका मास कितना है, 11 एएमयू। अरे बोलो आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया? आया 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 आया। बस तो फिर खेला खत्म बाबू। अरे बोला ना यूनी आयनाइज, क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। जो क्वेश्चन दे रहे हैं उस पर जाना बेटा। क्या मैथ्स मैथ्स खेल रहा है कि हाँ बेटा? 2 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ तो मैथ्स कर लेंगे, 2 निकाल देंगे, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या हो जाएगा। चमका, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। चमका, सबको चमका। आ गया, मिटा दूं इसको, मैं सामने से हट जाता हूँ। जल्दी जल्दी लिखो। अब बेटा एनोड रेज हो गया, कैथोड रेज हो गया। अब आए बाबा जे थॉमसन। उन्होंने कहा इधर आओ सभी लोग, मेरे दोस्तों सभी इधर आओ, मैं बताता हूं एटम कैसा दिखता है। और उन्होंने अब तक जो मॉडल चल रहा था डेल्टन का चल रहा था कि एटम इज स्ट्रक्चरलेस। अब लेकिन डिस्कवरी हो गई किसकी, एनोड और कैथोड रेज की। तो ये बात समझ में आ गई कि निश्चित रूप से एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं which has positive and negative charge, which are positively and negatively charged। तो एक नई थ्योरी आई, आप देखो कितना सिस्टमेटिक चीज है ये, आपको समझ में आएगा। जे थॉमसन ने एक नया मॉडल दे दिया, जो आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है, जिस क्लास में भी पढ़ा हो। और अब आपको समझ में आएगा कि उसने ये मॉडल क्यों दिया है। जे थॉमसन मॉडल जो दिया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से लिखा हुआ है ना, जे थॉमसन मॉडल। प्लीज ईयर याद मत करना, मैंने तो मॉड्यूल में लिखा था इसलिए आपको हिस्टोरिकली लिख दिया।
लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। इसके कई नाम हैं, जैसे इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, PLUMB, नहीं प्लम, PLUM, प्लम। स्पेलिंग ध्यान से देखनी पड़ती है। पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल एक नाम है इसका। एक नाम है रेजिन पुडिंग मॉडल। और एक नाम है इसका वाटरमेलन मॉडल। अब उसने बोला क्या एक्चुअली, उसने बोला कि अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, मॉडल एटम is a sphere of positive charge in which negative charge and positive charge was protons, in which negative charge is uniformly embedded. जैसे ये हो गया, so it is a sphere of positive charge. I think so you can see now it becomes a sphere of positive charge. ठीक है ना, it is a sphere of positive charge, दिखाई दे रहा है sphere positive charge का, in which negative charge is embedded. करेक्ट है बेटा। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बराबर होता, जिसकी वजह से एटम जो था वो इलेक्ट्रिकली क्या था, न्यूट्रल था। ठीक, द प्रॉब्लम इज दैट ही आल्सो सेड दैट एटम इज सॉलिड, he also said that atom is solid, एटम सॉलिड होता है, उसने ऐसा बोला। ठीक है बेटा, एटम इज सॉलिड। पर यदि एटम सॉलिड है तो हजारों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये उसका स्ट्रक्चर है जो उसने बताया है ना सर। यूनिफॉर्मली का अपोजिट होगा क्या, यूनिफॉर्मली का अपोजिट होगा, सही तो लिखा है। इट इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच नेगेटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली एम्बेडेड। सही है बेटा, करेक्ट है। ठीक है। वाटरमेलन में जैसा होता है, वाटरमेलन में जैसा होता है, लेकिन अब वो एग्जैक्ट वाटरमेलन जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब वाटरमेलन में जो लाल वाला पोर्शन है और जो काला वाला अंदर एम्बेडेड होता है वो बराबर नहीं होता। खैर वो सब स्टूपिड क्वेश्चन है, डोंट आस्क सच क्वेश्चंस, है ना। जस्ट रिमेंबर दिस जो यहाँ लिखा हुआ है। मैं आपका जीवन आसान कर रहा हूँ, आप अपने जीवन को मुश्किल बना रहे हो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को राइज करके। जो यहाँ लिखा हुआ है बस उतना बहुत, समझ गया बात को? जितना लिखा हुआ है तब बहुत, खत्म बात। ठीक, जस्ट नोट इट डाउन। बात भी समझ में आ गई होगी उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एनोड रेज और कैथोड रेज से ये बात समझ में आई कि अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो उसने ये वाला मॉडल दे दिया। ही आल्सो सेड दैट एटम इज सॉलिड। ठीक है बेटा। अब वो रेजिन क्या होता है क्या नहीं होता है छोड़ो बेटा, फूड आइटम्स है सारे के सारे, अब उसको कैसे समझाऊं मैं आपको। चलो क्या,
uniformly emitted, he also said that atom is solid. ठीक. Drawback, for an atom to be solid, very large number of proton and electron should be there. हमको पता है ऐसा नहीं होता. आज हमको पता है एटम पूरा खोखला होता है, न्यूक्लियस होता है, बाकी पूरी जगह खाली होती है ना. एक बात, so many negative charge are uniformly distributed and positive charge are there, तो एटम की स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि इतना सारा सिमिलर चार्ज एक साथ रखा हुआ है, तो एटम की स्टेबिलिटी भी नहीं समझा सकता था वो. ठीक है बेटा. so many negative charges were present together therefore atom would be unstable. ठीक. बस इतना पता होना चाहिए अपन को जे थॉमसन के मॉडल के बारे में. बस इतनी कहानी पता है तो बात बन जाएगी. पूरा दिखाई दे रहा है? जल्दी बोल दो. हाँ ना बोल दो बेटा. पूरा दिखाई दे रहा है? दे रहा है ना पूरा? बस नोट कर लो इसको. इसके बाद जे थॉमसन खत्म, रदरफोर्ड चालू. है ना. इसमें कुछ पढ़ने के लिए है नहीं है सच बेटा. क्यों अपन उस पर अपना टाइम पास करें फालतू में. हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं बहुत सारा. व्हाट इज लास्ट वर्ड सर? अरे टाइम हो गया आज का. बेटा लास्ट वर्ड है देयरफॉर एटम वुड बी अनस्टेबल. है ना बच्चे. देयरफॉर एटम वुड बी अनस्टेबल. और थोड़ा नीचे कर देते बेटा, चिंता की कोई बात नहीं, ये सब अपने हाथ में है. लो बच्चे दिख गया. चलो अब टॉपिक डाल लेते हैं. रदरफोर्ड मॉडल जरा सा एक्सप्लेन करता हूं उसको, और बाकी चीजें अपन कल पढ़ेंगे. है ना. मिटा दूं बेटा. आज मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं एनोड रे और कैथोड रेस पे, क्योंकि आपको मॉड्यूल में तो मिलेंगे नहीं, और वो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, और उस पे एक वो कर लेंगे, क्या कहते हैं उसको, रात को दे दूंगा मैं आपको क्वेश्चन, है ना, एनोड रे और कैथोड रे पे. और मैं आपको 15 मिनट का टाइम दे दूंगा, 10-20 क्वेश्चन जो भी मिलेंगे उस पे, और देखते हैं किसके सारे आंसर सही होते हैं. है ना. चलो अब आता है, आप टॉपिक डाल लो बस कम से कम. रदरफोर्ड का मॉडल. सो लेट अस रीड अबाउट द. अच्छा एक लाइन और लिखती है. इट इज अ स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसमें लिख लेना बेटा. है ना. थॉमसन में एक बात लिख लेना, जे थॉमसन में एक एक तीसरा ड्रॉबैक लिख लेना. इट इज ए स्टैटिक मॉडल. स्टैटिक मतलब रुका हुआ. डज नॉट एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus. Around the nucleus. Good. एक्चुअली जे थॉमसन ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपनी ही जगह पे यूं वाइब्रेट करते रहते हैं, उनके वाइब्रेशन से कुछ एनर्जी निकलती है, जो कि बताएंगे आगे चल के. क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रल लाइंस करके एक कंसेप्ट आएगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. लेकिन अभी आपने स्पेक्ट्रल लाइन नहीं पढ़ा है, तो इसलिए उस पर अपन नहीं जाएंगे. ये आप लिख लो. और कल हम चालू करेंगे कहाँ से? रदरफोर्ड से. ठीक है बेटा. कल हम चालू करेंगे रदरफोर्ड से. आज के लिए विराम लेते हैं.
आप लोगों को आई होप सो सबको अच्छे से समझ में आया होगा आज का लिटरेचर। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना भी ध्यान रखें और अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। यदि किसी का कोई सवाल बच गया है बच्चों, तो अपन ने डाउट ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर आप अपना सवाल पुट कर दें। बाय बेटा, बाय बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।